हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग बेसिक बातें सीख रहे थे, फिजिक्स के कुछ बेसिक डेफिनेशन सीख रहे थे क्या होता है। आज हम लोग फोर्स के बारे में बात करेंगे और आज भर डेफिनेशन चलेंगे। कल से हम लोग अपने मेन चैप्टर पे आ जाएंगे, यूनिट एंड डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखेंगे कोई भी क्वांटिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्ट्रक्चर एंड फोर्सेस। ये सब मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, आप लोग चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। कि बहुत मतलब मैंने बारीकी से छाट छाट के लिखा हुआ है। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए अगर आप नोट्स बनाएंगे तो। नहीं तो वीडियो तो परमानेंट अवेलेबल है ही हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फोर्सेस। तो दुनिया में क्या होता है कि हम लोग जितने चीज़ें देखते हैं, वाट एवर स्ट्रक्चर्स वी सी, ऑल आर ड्यू टू सम फोर्सेस। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वाट एवर स्ट्रक्चर वी सी इन दिस वर्ल्ड, दिस इज ड्यू टू सम फोर्स। कोई फोर्स के कारण ही वैसा हम लोगों को स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, तो देखिए अब एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्टेटमेंट जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है इसका एग्जांपल है कि जो चीज़ हम लोग दुनिया में देखते हैं वो सब कुछ फोर्स की वजह से होता है। तो यहाँ पे एक मैंने रॉड है, ये रॉड ले रखा है, ये बेसिकली एक रॉड है। तो रॉड देखिए मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं। मॉलिक्यूल्स किस से बने रहते हैं? एटम्स से। एटम किस चीज से बने रहते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भी किसी चीज से मिलके बने रहते हैं, वो उतना आप लोगों को डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स से रॉड बने हुए हैं। तो ये रॉड का स्ट्रक्चर ऐसा हम लोगों को क्यों दिख रहा है? ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से रॉड का स्ट्रक्चर हम लोगों को ऐसा दिख रहा है। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स आर टुगेदर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो गई, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात हो गई। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है। आप लोगों को पता है, आप लोग 10th पास करके आए हैं तो वहाँ बोर मॉडल आप लोग पढ़े होंगे। तो बोर मॉडल में बेसिकली यही बताया जाता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स किस चीज़ से बने रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन तो न्यूट्रल होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज प्लस ई। सेम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपोजिट नेचर का इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ या कह सकते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, ये ऑर्बिट में घूमता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर इन दोनों के बीच में नहीं रहता तो ये एटम एग्जिस्ट नहीं करता, कोलैप्स कर जाता। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो गई। अब देखिए हम लोग आते हैं न्यूक्लियस में। मैंने बताया आपको कि न्यूक्लियस भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने रहते हैं। प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल होता है और न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है वो। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों साथ मिला देंगे तो हम लोग उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन को मिलाएंगे तो उसको एक न्यूक्लियन कहेंगे। न्यूक्लियॉन्स लिव टुगेदर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मतलब हर एक कॉम्बिनेशन प्रोटॉन और न्यूक्लियस न्यूट्रॉन का, मतलब एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस तीसरे न्यूक्लियस चौथे पांचवा, ऐसे इसी तरह सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से रहते हैं साथ साथ। अगर ये फोर्स एक्ट नहीं करता तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता। उसी तरह से एक न्यूक्लियस भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर उसका होता है। एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियन, न्यूक्लियन जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसका भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होता है। दुनिया में तमाम चीज़ें हैं सब फोर्स पे टिकी हुई हैं। अब जैसे अर्थ ले लीजिए, अर्थ हमारा आप लोगों को पता है कि अर्थ सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्स में फोकस रहता है, इलिप्स में दो टो फोकस रहता है। तो एक फोकस पे सन रहता है और ऑर्बिट में अर्थ घूमता है। सारे प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। तो ये ऐसा स्टेबल क्यों रहता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल जितने सारे मैंने आप लोगों को फोर्स बताया सब पे डिटेल में आएंगे। अभी मतलब अभी डिटेल नहीं, अभी बेसिक डिफिनेशन से चल रहे हैं। आप लोग का चैप्टर जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशन आप लोग का एक चैप्टर ही है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत सारे सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में बहुत सारे, नीट के एग्जाम में बहुत सारे सवाल रहते हैं।
और भी यूनिवर्सिटीज एग्जाम में बहुत सारे सवाल रहते हैं ग्रेविटेशन से। तो ये हम लोगों का सन के चारों तरफ कोई प्लेनेट घूमता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता तो फिर अर्थ भी नहीं घूम पाता। ठीक है, तो चीज़ें क्या होती है वो अलग ही मैटर, अलग ही सवाल वो बन जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता तो क्या होता। ठीक है, तो हम लोग बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, अब धीरे धीरे जानेंगे क्या क्या होती हैं। तो देखिए अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिटेल में आते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। ओरिजिनली डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना जानेंगे क्या कैसे होता है। तो चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को देखते हैं कि ये क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली अगर दो हम लोगों के पास पार्टिकल हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, मैसिव ऑब्जेक्ट हैं जिसके पास मास है, मासलेस नहीं, क्योंकि अब आप लोगों को पता होगा कि अब आप लोग 11th-12th में आ गए हैं, तो ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके पास मास नहीं रहता है, जैसे फोटॉन्स जो लाइट आते हैं, वो फोटॉन्स जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे कि लाइट वेव भी नहीं, उसके पास पार्टिकल नेचर भी है। अगर पार्टिकल नेचर नहीं रहेगा तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, उसके पास पार्टिकल नेचर भी है, और वो किस पार्टिकल से बना है तो फोटॉन से आते हैं, फोटॉन्स आते हैं, शावर ऑफ फोटॉन्स आते हैं, और एक हर एक इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से हम लोग को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में करंट देखने को मिलता है। तो वहाँ पे फोटॉन्स को हम लोग मासलेस मानते हैं। ठीक है, तो वैसे पार्टिकल नहीं, ऐसे पार्टिकल जिसके पास मास हो। देखिए यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं M1 M2, उन दोनों के पास मास है। जितने सारे ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में जिसके पास मास हो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों के बीच में एक्ट करेगा ही करेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स किस फॉर्मूले से एक्ट करेगा तो G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे G की वैल्यू क्या होती है बाबू, G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए मैं आप लोगों को यूनिट लिखना सिखाऊंगा, यूनिट एंड डायमेंशंस नाम ही है चैप्टर का, तो ये सब याद करने का जरूरत नहीं रहता है। तो देखिए यहाँ पे फोर्स का न्यूटन होता है, ये इधर जाएगा, आर का मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ये सब लिखना सिखाऊंगा आप लोगों को, यूनिट्स याद रखने का जरूरत नहीं है। जैसे वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखा हूँ मैं, तो उसकी भी यूनिट हम लोग लिख सकते हैं बिना मतलब ख्याल किए, डायरेक्ट देखेंगे और लिख देंगे। बेसिक यूनिट्स का बस फंडामेंटल यूनिट्स पता रहेगा तो हम लोग यूनिट्स लिख देंगे किसी भी फॉर्मूले का। तो ये हो गया। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है ग्रेविटेशनल फोर्स के। पहला प्रॉपर्टी ये कि ये वीक फोर्स होता है। आप देख ही रहे हैं कि ये 10⁻⁻1 है, ये मास को बहुत ज्यादा होना पड़ेगा तभी ये 10⁻⁻11 को वो डोमिनेट करेगा और फोर्स हम लोगों को दिख जाएगा, मतलब लगेगा कि फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत हेवी स्केल पे दिखता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। जैसे सन और अर्थ, सन और प्लैनेट्स, उस केस में मैसिव ऑब्जेक्ट है सन भी अर्थ भी, तो उस केस में बहुत डोमिनेट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वीक फोर्स होता है ये, अट्रैक्टिव इन नेचर, ये हरदम अट्रैक्ट करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपेल नहीं कर सकता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हरदम ही अट्रैक्ट करेगा। इसके लिए एक लड़का रहेगा तो दूसरी लड़की रहेगी। ठीक है, ये लड़का रहेगा तो ये लड़की, ये समझेगा कि ये लड़की है और ये समझेगा कि ये लड़की है, इसीलिए दोनों का समझ का फेर है, दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, कभी रिपेल नहीं करेंगे। ठीक, बिना कोई एक्सेप्शन के। ये एक सेंट्रल फोर्स होता है। अब देखिए सेंट्रल फोर्स क्या होता है, सेंट्रल फोर्स बेसिकली सेंटर टू सेंटर जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो देखिए सेंटर टू सेंटर जो फोर्स लगता है उसी को सेंट्रल फोर्स कहते हैं। सेंटर टू सेंटर देखिए एक लाइन ज्वाइन कर दीजिए, उसी लाइन ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगेगा उसी को हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेंट्रल फोर्स होता है, वो भी लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पार्टिकल्स होता है, सेंटर टू सेंटर फोर्स होता है। लाइन ज्वाइन करेंगे उन दोनों के सेंटर के बीच में और उसी के अलावा अगर फोर्स होगा तो उसको हम लोग सेंट्रल फोर्स कहेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों का सेंट्रल फोर्स होता है। अब देखिए ये इनवर्स स्क्वायर फोर्स भी है। इनवर्स स्क्वायर फोर्स किसको कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर फोर्स हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है। इनवर्स स्क्वायर फोर्स उसको कहते हैं जैसे F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² रहेगा,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलेंगे, और स्क्वायर रहना चाहिए, स्क्वायर भी रहना चाहिए और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी रहना चाहिए, तो उस टाइप के फोर्स को हम लोग बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों का इन्वर्स स्क्वायर फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों का कंजर्वेटिव फोर्स भी है बाबू। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नए नए टर्म्स आप लोगों को सुनने को मिल रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब अभी बेसिक में बता रहा हूँ, ये सब बेसिक है, ये सब पे डिटेल्स में आएंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे, तो ये सब कुछ याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को, इतने सवाल ही कर देंगे कि ये सब याद हो जाएगा। कंजर्वेटिव क्या होता है, इन्वर्स स्क्वायर फोर्स क्या होता है, सेंट्रल फोर्स क्या होता है, इतने सवाल करेंगे आप लोग की सब याद हो जाएगा। तो देखिए कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जैसे कोई भी फोर्स हम लोगों को पता है कि वर्क करता है, अगर डिस्प्लेसमेंट करा दिया वो फोर्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट करा दिया तो वो फोर्स वर्क करेगा। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसमें मैंने एफ फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट इधर घूम गया, मूव कर गया हमारे फोर्स की वजह से, तो वो फोर्स वर्क करेगा। और वो वर्क क्या होता है, एफ इंटू एस, ठीक है, एफ डॉट डी एस होता है, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। तो देखिए अब देखिए ये एक यहाँ पे है, ये मैंने फोर्स लगाया यहाँ पे और ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया। अब देखिए मैंने फोर्स लगाया है इधर, ये पार्टिकल बहुत सारे पाथ से जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, डायरेक्ट जा सकता है, या पूरा ऐसे घूम के जा सकता है, इसकी मर्जी। वो डिपेंड करेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो ये जो वर्क डन होता है वो पाथ पे अगर डिपेंड ना करे, इस पाथ के लिए भी वर्क डन सेम रहे, उतना ही जूल वर्क करे, इस पाथ के लिए भी उतना ही वर्क डन करे, इस पाथ के लिए उतना ही वर्क डन करे, तो उस टाइप के फोर्स को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब पाथ पे डिपेंड ना करे, कोई भी पाथ से ले जाए वो वर्क उतना ही करेगा वो पर्टिकुलर फोर्स, तो उस टाइप के फोर्स को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। इस पे हम लोग सवाल लगाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी मैंने लिखा है, अभी बताएंगे। अब देखिए ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। आप लोग न्यूटन थर्ड लॉ पढ़े होंगे कि एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। जैसे ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये भी ऑब्जेक्ट छोड़ेगा थोड़ी ना, ये भी लगा डालेगा, ठीक है। तो इस टाइप के फोर्स को बोलते हैं हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब एक मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूँ तो बोर्ड भी मेरे हाथ पे फोर्स लगा रहा है, तो मेरे और ये बोर्ड, मेरा हाथ और बोर्ड एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए। सेम सिचुएशन इसके साथ भी होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। अब देखिए ऑन चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है इस पार्टिकल पे, इसकी वजह से अगर थर्ड पार्टिकल हम लोग ला दिए तो ये फोर्स कम नहीं होगा या चेंज नहीं होगा, उसका डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज होगा, उतना ही रहेगा, बस ये भी एक एक्स्ट्रा अपना फोर्स लगाने लगेगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रहे चाहे ना रहे, नेट पे फर्क पड़ेगा। नेट रिजल्टेंट फोर्स हम लोग निकालेंगे, ये एक इधर लगा रहा है फोर्स इस पार्टिकल पे, एक इधर लगा रहा है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स इधर हो जाएगा, कहीं इन दोनों के बीच में कहीं होगा, डिपेंड करेगा एंगल क्या है। ये मैं आप लोगों को रिजॉल्व करना बताऊंगा। वेक्टर अभी सीखेंगे हम लोग, इसके बाद यूनिट एंड डायमेंशंस के बाद हम लोग वेक्टर ही सीखेंगे। वेक्टर सीखने के बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग न्यूटन्स लॉ, उस पर सवाल बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, वो करेंगे। तो ये हो गया अनचेंज इन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट। अब देखिए अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, बेसिकली इसमें दो फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है। अगर दो चार्जेस हैं, ये सब आप लोग पढ़ते हैं, कूलम्ब्स लॉ पढ़े ही होंगे 10th में कि Q1 Q2 है, 9th में पढ़ाया जाता है। तो ये फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू लगेगा Q1 Q2 अपॉन 4πε0r², ठीक है। यहाँ की 1/4πε0 के आप लोग लिखते हैं, और इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, 9 × 10⁹ अब इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। अब देखिए मैग्नेटिक नीडल भी डिफ्लेक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैग्नेटिक फील्ड आप लोग मैग्नेटिक नीडल देखे होंगे तो घूमते रहता है, अगर आप लोग उसके डायरेक्शन को बदलेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, जैसे मैग्नेटिक नीडल को आप करंट कैरिंग वायर के पास ले जाइए तो वो डिफ्लेक्ट करने लगेगा, ठीक है।
तो बेसिकली करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो वो बातें हैं मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक। अब ये देखिए, अब एक चार्ज है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में मूव कर रहा है, तो उसमें फोर्स लगता है के क्यू वी क्रॉस बी। वी यहाँ की वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे 12th में। ठीक है, 12th का मैं बैच चला रहा हूँ, वहाँ पे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है, पहले जानना चाहते हैं, तो देख लीजिए, वीडियो ही है, देखेंगे तो समझ में तो आएगा ही। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के पास बाद हम लोग मैग्नेटिक पढ़ेंगे। तो ये बातें होगी। अब ये देखिए, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, दूर तक काम करता है। अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, मतलब ये अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। ठीक है, सेम चार्जेस रहेंगे तो अट्रैक्ट करेगा, सेम चार्जेस रहेंगे तो रिपेल करेगा, और अपोजिट चार्जेस रहेंगे तो अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट रहने का मतलब एक लड़का एक लड़की रहेगा, और सेम का मतलब दोनों या तो लड़की रहे या दोनों लड़के रहे, तब रिपेल करेगा। अब देखिए, ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बेसिकली ये जो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, अभी हमने वहाँ पे लिखा है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस की वो प्रॉपर्टी है। अगर पानी वाने के लिए वो बदल जाएगी, ठीक है, वहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग ला देंगे। ठीक है, अब देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मैंने यहाँ बताया था कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कि वो फोर्स जो वर्क करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेगा, तो पाथ के इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब सभी पाथ पे वर्क वो सेम ही करेगा, वो बस डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव हो गया। इन्वर्स स्क्वायर ला आप लोगों को दिख रहा है कि फोर्स जो है ये 1/r² पे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इन्वर्स स्क्वायर ला। एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे हुआ कि ये जो पार्टिकल है इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये भी पार्टिकल इसको इधर रिपेल करेगा, तो एक्शन रिएक्शन पेयर भी हो गया। तो ये बातें हो गई। अब देखिए, हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स को देखते हैं, फिर क्लास खत्म करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को भी देख लिया जाए और वीक न्यूक्लियर फोर्स को भी देख लिया जाए। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली क्या होता है, हम लोगों का जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, और एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन के पेयर को हम लोग न्यूक्लियंस बोलते हैं। ठीक है, तो हर एक न्यूक्लियंस के बीच में, जैसे दो न्यूक्लियंस हैं और दोनों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो मैंने दो न्यूक्लियंस लिया, तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये अट्रैक्शन का भी रेंज होता है, कोई पर्टिकुलर रेंज होगा, न्यूक्लियंस के बीच में कुछ डिस्टेंस होंगे, तो वो डिस्टेंस को अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो अट्रैक्शन होगा, नहीं तो रिपल्सन होने लगता है ये, और हाईली रिपल्सिव भी हो जाता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर रेंज होता है जिसमें वो इफेक्टिवली अट्रैक्ट करता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव रहता है अट्रैक्शन के मामले में। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो यही एक फैक्टर है जिसकी वजह से न्यूक्लियस स्टेबल रहता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास तो चार्ज है, न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज कोई नहीं है, लेकिन प्रोटॉन के पास तो सबके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो सारे को रिपेल करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों का ये रिपेल करता है, लेकिन वो रिपेल उतना नहीं कर पाता है जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से हम लोगों का न्यूक्लियस स्टेबल रहता है। ठीक, अब देखिए, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, छोटे। अब न्यूक्लियस का रेंज ही क्या होता है, न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻⁻15 रेंज का होता है, फेम्टोमीटर रेंज का होता है। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत छोटा मतलब रेंज में काम आता है। देखिए, जब दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की दूरी 1.5 फेम्टोमीटर की रेंज की होगी तो वो मैक्सिमम होगा। देखिए 10⁻⁻15 को हम लोग फेम्टोमीटर बोलते हैं, 10⁻⁻15 मीटर को फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, -15 मतलब फेम्टो। ठीक है, तो अगर 1.5 × 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में होगा तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेगा वो मैक्सिमम एक्ट करेगा। वही अगर 4.2 फेम्टोमीटर से ज़्यादा हो गया या उसके रेंज में हो गया तो ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाएगा ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
और वही अगर 0.5 फेम्टोमीटर से कम हो जाएगा न्यूक्लियस के बीच की दूरी, न्यूक्लियॉन्स के बीच की दूरी, तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो हाईली रिपल्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ से देखा कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का रेंज होना चाहिए हम लोगों का वो 0.5 से 0.5 से 4.2 तक के रेंज में होना चाहिए, तब वो अट्रैक्ट करेंगे न्यूक्लियंस आपस में। ठीक है, और 1.5 हो जाएगा तो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। और देखिए यहाँ पे कुछ मैंने प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कि ये सेंट्रल फोर्स नहीं होता है। सेंट्रल फोर्स मैंने अभी आपको बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स जब बता रहा था अभी 5 मिनट पहले, तो वो बताया था सेंट्रल फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं है। ये सेंटर से सेंटर अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग काम नहीं करता है। इनवर्स स्क्वायर को भी वो फॉलो नहीं करता है, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² नहीं होता है, कंजर्वेटिव भी नहीं होता है। ठीक है, और हाँ एक और बात, ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, सो कोई पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, जैसे इलेक्ट्रोसिटी में पढ़ते थे कि अगर सेम चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। इस केस में ऐसा नहीं होता है, इसमें पर्टिकुलर रेंज आएगा, सेम चार्ज जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन है, पर्टिकुलर रेंज में आया तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करने लगा। ठीक है, तो अट्रैक्शन होने लगा बावजूद कि दोनों पास सेम चार्ज है, तो ऐसा नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे एक स्पिन का भी टर्म आता है। तो स्पिन क्या होता है, स्पिन में आप लोगों को आगे पढ़ना है, अभी बहुत मतलब अभी तो शुरुआती है, मैं बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, तो ज़्यादा घबराइए मत, न्यू न्यू टर्म्स आ रहे हैं तो सब डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लिख रहा था, तो स्पिन का भी एक प्रॉपर्टी था तो मैंने वो भी लिख दिया। तो बेसिकली अगर दो पार्टिकल है, दोनों की स्पिन पैरेलल है तो फोर्स हम लोगों का मैक्सिमम लगेगा, और एंटी पैरेलल है तो फोर्स मिनिमम लगेगा। जैसे मान लीजिए दो पार्टिकल हैं, स्पिन इन लोग का इधर हुआ, इसका भी स्पिन इधर ही हुआ ऐसे, इसका भी ऐसे, तो मैक्सिमम लगेगा फोर्स। और वही अपोजिट हो गया स्पिन, इसका इधर इसका ऐसे, तो मिनिमम फोर्स लगने लगेगा। तो ये स्पिन पे भी डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज स्पिन डिपेंडेंट फोर्स। तो ये सब ख्याल रखेंगे, प्रॉपर्टीज हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू में आ सकते हैं, तो मैंने बता दिया, यहाँ पे लिख दिया, आप लोग लिख सकते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। बाकी हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे डिटेल में, इसमें सवाल लगाएंगे हम लोग। और देखिए मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, इस पर भी हम लोग सवाल लगाएंगे। बेसिकली कितना एनर्जी निकलेगा जब कोई भी पार्टिकल डिके करता है, तो उसमें सवाल लगेगा। बस अभी तो इंट्रोडक्शन ही है, अभी स्टार्ट ही हुआ है, आप लोग 10th से आए हैं तो स्टार्ट ही किए हैं। देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये एक न्यूक्लियॉन के अंदर काम करता है, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में काम करता है ये वीक न्यूक्लियर फोर्स, और उसी के चलते उसी के स्ट्रक्चर, मतलब उसका स्ट्रक्चर इसी के चलते होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स के वजह से होता है। ये वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेज है, चार फंडामेंटल फोर्सेज है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इसमें से एक फंडामेंटल फोर्स है। देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन मैंने लिया, न्यूट्रॉन डिके करता है तो एक प्रोटॉन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक एंटी न्यूट्रिनो बनता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को तो आप लोग जानते हैं। अब एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है, ये चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल होते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग बीटा डीके कहते हैं। ठीक है, इस जो न्यूट्रॉन डीके किया इसको हम लोग बीटा डीके कहते हैं। ठीक, तो ये एंटी न्यूट्रिनो है, ये चार्जलेस मासलेस पार्टिकल है। उसी तरह प्रोटॉन डीके किया तो न्यूट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन है। देखिए पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में बस चार्ज का अंतर रहता है, बाकी सारे चीज सिमिलर प्रॉपर्टीज है, उसके मास सेम है, दोनों का मास सेम है, जितने प्रॉपर्टीज है सब सेम है, बस चार्ज का अंतर रहता है, इसका पॉजिटिव पॉजिट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का निगेटिव। तो प्रोटॉन डीके करता है तो न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और ये न्यूट्रिनो बनता है। ये न्यूट्रिनो, इसको ऐसे लिखते हैं, एंटी न्यूट्रिनो को ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो बेसिकली अगर देखिए अब क्या होगा कि प्रोटॉन और ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिले तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये आपस में मतलब एक दूसरे को खत्म कर लेंगे, दे विल एनिहिलेट ईच अदर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पेयर एनिहिलेशन। मतलब ये दोनों आपस में मिलके आप दोनों खुद को खत्म कर लेंगे, तो और बहुत सारे एनर्जी निकलेंगे, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पेयर एनिहिलेशन।
तो ये बातें हो गई वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। देखिए हम लोगों ने फंडामेंटल फोर्सेस का बस बेसिक जान लिया। अब ये सब के डिटेल्स पढ़ने हैं हम लोगों को, अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का अलग चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अलग चैप्टर है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स वाले में ये सब का अलग ही चैप्टर है। तो आज के लिए बस इतना ही रखा जाए। कल से हम लोग यूनिट्स बात करेंगे, बेसिक यूनिट्स क्या होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।